राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने वाले राज्यों और जिला अधिकारियों को श्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा विविधतापूर्ण युवा और समावेशी लोकतंत्र है, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह भी बताया कि कई देश हमारी चुनावी प्रणाली से सीख ले रहे हैं। 15वें नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर मैं देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न आयामों में योगदान देने वाले सरकारी और निजी संस्थान प्रशंसा और पुरस्कार के योग्य तो है ही, इस चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आज निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस भी है। निर्वाचन आयोग ने हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सेवा के 75 वर्ष पूरी कर लिए। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 18 लोकसभा चुनाव एवं 400 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। इन चुनावों में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों और मतदाताओं की ओर से मैं वर्तमान और अतीत के सभी निर्वाचन आयोग कर्मचारियों तथा इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग तथा चुनाव प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। उन थोड़े से अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग के निर्देशन और निर्णय में होने वाले चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा अनुच्छेद 324 भी है। प्रथम गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन होना था। राष्ट्र निर्माताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के महत्व को रेखांकित करता है। संविधान को अंगीकृत करने के ये दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने ऐतिहासिक संबोधन में इस बात को विस्तार के साथ समझाया था कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत माता लोकतंत्र की जननी है। हम सब देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल विविधतापूर्ण युवा समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र एक अनोखा उदाहरण है। हमारी चुनाव प्रणाली तथा प्रबंधन से विश्व के अनेक देश सीख ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में पूरे देश में 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। नई दिल्ली में प्रोजेक्ट वीर गाथा के लिए भव्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस प्रोजेक्ट के 4 साल की सफल यात्रा के लिए बधाई दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए 100 विजेताओं को भारत का भविष्य बताया और कहा कि संस्करण 1 से संस्करण 4 तक इस प्रोजेक्ट ने पूरे देश में अपनी प्रेरणादायक छाप छोड़ी है। सबसे पहले तो मैं भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रोजेक्ट वीर गाथा इस कार्यक्रम को बखूबी 4 वर्षों से लगातार वो चला रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि कामयाबी की ऊंचाइयों को यह प्रोजेक्ट वीर गाथा हासिल करता जा रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि पिछली बार जब मुझे बच्चों को संबोधित करना था तो मैंने स्वयं संबोधित करने के बजाय उड़ीसा की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम बरनाली साहू था, आज भी मुझे उसका नाम याद है, उसको मंच पर मैंने आमंत्रित किया था और उसको कहा था मेरे बिहाफ में जो हमारी प्रिपेयर्ड स्पीच है उस स्पीच को तुम पढ़ोगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि उस बच्ची ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ
और जिस ऊर्जा के साथ उस स्पीच को पढ़ा था, मुझे यह लग रहा था कि जैसे स्वयं ही उसने इस स्पीच को प्रिपेयर किया हो और स्वयं ही उसके ही विचार उसमें हो। भारत में अद्भुत इस प्रकार के टैलेंट्स हमको देखने को मिलते हैं और मैं जानता हूं यहाँ जो हमारे बच्चे बैठे हैं और जिन्होंने कि इस प्रोजेक्ट वीर गाथा में 100 में विदिन 100 जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका चयन हुआ है, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं कह सकता हूं आप भारत के भविष्य हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ बनेगा। आप ही में से निकलने वाले, आप ही सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। आपके अंदर वह टैलेंट है, आपके अंदर वह करिश्मा है और इसमें इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, मैं सच बताऊं कि आज के 3 साल पहले तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह प्रोजेक्ट वीर गाथा एक इतना सक्सेसफुल साबित होगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। अब 8 लाख बच्चों से इसकी शुरुआत हुई और आज 2.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं शिक्षा मंत्रालय की और हमारे जो डायनेमिक लीडरशिप शिक्षा मंत्रालय की धर्मेंद्र प्रधान जी की जितने भी तारीफ की जाए मित्रों कम है और मैं केवल प्रशंसा के लिए प्रशंसा ही नहीं कर रहा हूं। और आप सब इस प्रोजेक्ट वीर गाथा के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो रहे हैं और जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि इसमें 100 जिन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, उन 100 में आउट ऑफ 166 हमारी गर्ल्स हैं, हमारी बेटियां हैं। और मुझे बताया गया कि एक कोई यहाँ पर मणिपुर की बेटी है, नेमने इनेंग, यहाँ है कि नहीं? नेमने इनेंग वहां की है, बहुत छोटी होगी। हाँ यही है। अभी डायस पर तुम्ही से बात किया था मैंने ना, मैं इसको पहचानता नहीं था, बाई चांस ये लगा कि यही बेटी होगी। बैठ जाओ बेटा। अब इसके माता पिता बचपन में ही इसके गुजर गए। किन परिस्थितियों में उसने ये टैलेंट हासिल किया है, 2.25 करोड़ बच्चों में 100 का जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें इसने अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। और मैं जो 100 जिनका चयन हुआ है उनको साधारण 100 नहीं मानता, सुपर 100 मैं कहना चाहूंगा। और ऐसे बच्चों आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना ही नहीं करता हूं, बल्कि आपसे आयु में बहुत बड़ा होने के कारण आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं यह कार्यक्रम और भी आगे चलकर और अधिक कामयाबी हासिल करेगा। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आप लोगों ने, क्योंकि आपको यदि कुछ लिखना होगा उसके लिए आपने कंप्यूटर पर जाकर रिसर्च किया होगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस की होगी, तभी आकर आपने यह काम किया हो। यह कोई साधारण काम नहीं है। और हमारे जो हीरोज हमारे देश के, चाहे हमारे सेना के जवान हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, अथवा इसके पहले जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने में अपना बलिदान दिया है, उन सबके बारे में जानना और बखूबी जानना, इसके लिए बहुत लंबी आप सबको एक्सरसाइज करनी पड़ी होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो अब तक के हमारे भारत के हीरोज रहे हैं, तो भविष्य का यदि हीरो यदि कोई है तो आप सब हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन भारत बनेगा, यह लक्ष्य हम सबके समक्ष उन्होंने रखा है। और मैं ही नहीं, सारी दुनिया भी सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित भारत बनकर रहेगा, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। हर 2-3-4 महीने पर दुनिया के किसी न किसी देश में जाने का अवसर मिलता है। यानी दुनिया के जो सुपर पावर मारे जाते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज, वहां भी जाने का अवसर मिलता है और अन्य देशों में भी। मैंने देखा है कि भारत के बारे में लोगों की धारणा कैसी बदली। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। आप जैसे ही हीरोज का ही यह करिश्मा है। आप जैसे ही वैज्ञानिकों का, बहुत सारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों का, सैनिकों का, बहादुरों का, आप जैसे छात्रों का, साइंटिस्ट का, इसके कारण आज सारे विश्व में भारत की ऐसी स्थिति बनी है। इसके लिए जहां मैं आपको बार बार बधाई देता हूं, आपके टीचर्स को भी मैं इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके माता पिता भी ये बधाई के पात्र हैं। और मैं कह सकता हूं स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं आपके अंदर, जब हीरोज के बारे में आपने जानने की कोशिश की होगी, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव स्वाभाविक रूप से आपके अंदर भी यह पैदा हुआ होगा। तो कौन सी ऐसी भावना थी जिसने हमारे बहादुर, चाहे हमारे सीमा की रक्षा करने वाले जवान हों, उनको इंस्पायर किया हो, उनको प्रेरित किया हो, अथवा देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा दी हो। अब इधर के हीरोज के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। अब आजादी हासिल न हुई होती तो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भारत का स्ट्रेचर बना है शायद वो न बन पाता, आज भी हम गुलाम होते। चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी थी, 26 साल 26 ईयर। इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते, जब रिवाल्वर मैंने उसमें अंग्रेज, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची
तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, तो उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर भारत आजाद हुआ। अब आप ही जैसे नौजवान अशफाकुल्लाह खां थे, 21 साल के थे। मां कहती थी बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी सेवा करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह खां के दिल में आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देते थे। लेकिन अंग्रेज की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी, सेंस ऑफ प्राइड के धनी अशफाकुल्लाह खां ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां से कह दो फांसी के तख्त पर खड़े होकर बोल रहे हैं, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखी आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो में खास तरह से चेकिंग की जा रही है। मेट्रो में चेकिंग के कारण काफी देर तक यात्रियों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे ने माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अपने दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश नित नया कीर्तिमान रच रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के ऊंचे इलाके में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी की। गोलीबारी में भाग गए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने चुनावी मामलों से निपटने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की और उन पर संविधान को कमजोर करने और मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2.7 करोड़ रुपए मूल्य की 512 ग्राम स्मैक पदार्थ जब्त किया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर की रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों और पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने विचार साझा किए। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, समय है याद करने का उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी
भारत को आजादी दिलाने के लिए। आज समय है याद करने का बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत को संविधान दिया। आज समय है याद करने का उन लाखों सैकड़ों लोगों को जिन्होंने भारत के सपने को देखा, एक आजाद भारत के सपने को देखा और उस सपने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब भारत बहुत अलग होता था। भारत के लोगों के पास अधिकार नहीं थे। भारत के लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार नहीं थे, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। और भारत के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आप सोचिए उस दौर के बारे में, जब अपने घरों से 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा घरों से बाहर निकले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मुश्किल दौर होगा। सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का पर सूरज भी नहीं डूबता है, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अंग्रेजों का साम्राज्य था। लेकिन फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा था, उनका जुनून था, भारतवासियों के लिए सपना था, जिसकी वजह से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी और फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह ने तब ये नहीं सोचा, जैसे बहुत सारे युवा सोच सकते थे, कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने सिर्फ भारत देश के बारे में सोचा। हजारों सैकड़ों ऐसे युवा थे जो सोच सकते थे कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, मैं अच्छी नौकरी कर लूं। लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने सिक्योर भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस से आए विशिष्ट अतिथियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती गांव और देश की राजधानी के बीच की दूरी को कम कर दिलों को जोड़ा है। शाह ने बताया कि सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव हैं और जब तक ये गांव विकसित नहीं होंगे, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए पलायन रोकने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर अमित शाह ने जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है, काफी सारी चीजें मेरे साथियों ने बताई है। मगर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक अप्रोच के बदलाव का शुरुआत है, दृष्टिकोण के बदलाव की भी शुरुआत है। इतने सालों की आजादी के बाद भी दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गांवों में ये भाव जगाना कि हम भारत का ही हिस्सा है और बाकी सारा भारत हमारी चिंता कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी, सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का ये कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रथम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय उत्सवों में याद कर निमंत्रण भेजकर मेजबानी कर इनको हिस्सा लेने के लिए जब बुलाता है तो अपने आप ये जो मन की संवेदनाओं से दिल की दूरी समाप्त हो जाए। 3 वर्ष से लगातार एक प्रकार से चौथा कार्यक्रम है।
अलग अलग राष्ट्रीय उत्सवों पर अलग अलग स्तर के अलग अलग गांवों से प्रतिनिधियों को यहां बुलाया जाता है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीमा की सुरक्षा करने वाले हमारे प्रहरी आप सभी को लेकर आते हैं, दिल्ली में ठहराते हैं और प्रधानमंत्री के मेहमान के, इनके प्रमुख गेस्ट के सम्मान के साथ राष्ट्रीय उत्सव में आप सभी को सम्मिलित होने का एक मौका मिलता है। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं है। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। और छोटे छोटी चीजें आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर इतना इनिशिएटिव लिया जाता है। चूंकि मैं 6 साल से विभाग का मंत्री हूं, सीमाओं की देखरेख हमारे विभाग का कर्तव्य है, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। लद्दाख में सबसे बड़ी समस्या होती थी डीजल। सर्दियों में गाड़ी के अंदर जम जाता था, तो सर्दियों में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारत सरकार की ऑयल कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अच्छा खासा बजट दिया गया, जिससे सर्दियों में डीजल पेट्रोल जमे नहीं, इस प्रकार का डीजल पेट्रोल बनाने का ऑर्डर दिया गया और आज लद्दाख में ऐसा डीजल उपलब्ध करा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारापंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महाकुंभ का आयोजन सभी के लिए सौभाग्य की बात है। जब श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे थे, तब उनकी सकारात्मक टिप्पणियों ने दुनिया की आंखें खोल दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को उद्धृत करते हुए कहा कि यह सदी भारत की सदी है और विश्वास जताया कि भारत तभी विकास की बुलंदियों को छुएगा जब हर प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी कुछ देर पहले यहाँ पर यही बात कह रहा था, जब पूज्य अखाड़ों से आए हुए स्वामी बलराम भारती जी महाराज, स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज, स्वामी श्री मुरलीदास जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, स्वामी श्री जगतार मुनि जी महाराज, स्वामी श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज और स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे श्री सतवा बाबा, जगत गुरु सतवा बाबा काशी से पधारे संत महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे ही बात कर रहा था। जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे, जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है, कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे। और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं,
अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संविधान गौरव अभियान के तहत ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में आयोजित महासंगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने देश और विदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली अनुसूचित जाति की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श जीवन और समाज कल्याण के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिस आधार पर समता की बात कहते कहते अम्बेडकर जी चले गए, मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर जब बात आई तो इतने बड़े समाज के खिलाफ सबसे बड़ा लंबा भाषण किसी ने 90 में दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया, जो मूल में इस बात का, इस भाव को लेके चलने वाले हैं कि कैसे करके बाकी समाज कैसे आगे नहीं आ जाए, उसका खिलाफ विरोध करने वाले। और अब ये कह रहे कि हम अम्बेडकर जी की बात करेंगे। अम्बेडकर जी और अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए मुझे गर्व है, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अम्बेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है और गर्व के साथ किया कि अम्बेडकर जी का योगदान एक देशभक्त का योगदान है, हमें इस बात पे गर्व है। और इसीलिए हमारी सरकार हो न हो उसके पहले से अम्बेडकर जी के लिए 14 अप्रैल 6 दिसंबर ये हमारे अपने एक तरह से ऐसे महान व्यक्तित्व के दिन, स्मरण के दिन बने। और इतना ही नहीं, आप तो देखो ये याद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं यात्रा में 3 बिंदु पे लेके चलेंगे, वो तीनों बिंदु से इनका संबंध कैसा आया आप उल्लेख करें। आपने कहा बापू को याद करेंगे, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के पूरे खानदान के अगर नाम मिटाने में कोई किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। खुद के खानदान को आगे बढ़ा करके नकली गांधी असली गांधी को मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये उनकी याद दिला रहे हैं। ये महात्मा गांधी की बात करने वाले मूल महात्मा गांधी के पुत्र के साथ, पौत्र के साथ, बाकी परिवार वालों के साथ पूरे देश में कहीं कोई पता चल रहा है कि वो गांधी परिवार है कहाँ। और इनका देखो, हमारे यहाँ तो अपने धर्म में बहन बेटी शादी करके चली जाए तो सरनेम तो बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन उस गांधी सरनेम से वोट मिलता है तो इस खानदान में चले जाए या उस खानदान में वो सरनेम मत बदलना भैया। ये जनता तो कुछ 2 रोटी खाती ही नहीं, जैसे लोग समझते ही नहीं है। सारा बुद्धि का ठेका इनके ही पास। सोनिया गांधी, अब बताओ सोनिया गांधी कैसे हो गई? लगातार इस पे कई बार बात हो चुकी, कितनी प्रकार से बात है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता जिस रास्ते से उनको वोट मिलते वो जनता में भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए उस लाइन को पकड़ के चलते। बापू के बारे में बताया, अम्बेडकर जी के बारे में बताया, संविधान के बारे में भी। संविधान का अगर माननीय लाल सिंह जी ने कहा कि 90 के आसपास संविधान के संशोधन हुए और संविधान के संशोधन में चारों पीढ़ी ने योगदान दिया, ये संविधान बचाने की बात कर, हमें गर्व है कि हाँ हमने हमारे। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम